हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th राजू प्रकाशन की बुक से पंचुएशन देखते हैं। इसमें पंचुएशन एंड स्पेलिंग जो चैप्टर 13 है इसको देखते हैं। इसके पहले हम 27 पार्ट इसको बना चुका हूँ। इस किताब से पूरा ग्रामर मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप वो नहीं देखें तो क्लास 10th राजू प्रकाशन ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख लीजिए। तो ये पंचुएशन परीक्षा में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, हाई स्कूल में आता है, इसके अलावा कई कंपटिशनल एग्जाम में भी आता है। तो चलिए देखते हैं पंचुएशन किसे कहते हैं। पंचुएशन मतलब कहता है विराम चिन्ह जो होते हैं, जैसे बोलते समय हम जो भी उचित विराम चिन्ह लगाते हैं उन्हें पंचुएशन कहते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, लिखते समय उचित विराम चिन्हों, जैसे मार्क्स है, जैसे मार्क्स में क्वेश्चन मार्क्स है, कोई भी निशान लगाते हैं हम, कामा है, अल्पविराम है, तम जिसको इंतम कहते हैं, मार्क्स या स्टाफ्स या पॉइंट्स के प्रयोग को पंचुएशन कहते हैं। इसको आप अपने भाषा में जान लीजिए। लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को ही पंचुएशन कहते हैं। मतलब हम लिखते हैं तो थोड़ा रुक के कहते हैं तो कामा लगा देते हैं, और रुकते हैं तो सेमीकोलन अर्धविराम लगाते हैं, काला कामा मतलब पूरी तरह से रुकते हैं तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक लगा देते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ हम निशान लगाते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं पंचुएशन। पंचुएशन का हिंदी होता है विराम चिन्ह का प्रयोग। विराम मतलब बाड़ी में विराम देते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, ज़्यादा रुकते हैं, जैसे भी रुकते हैं उसी हिसाब से पंचुएशन लगाते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, शुद्ध भाषा लिखने के लिए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ये विराम चिन्ह उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता है तो वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ जाता है, मतलब अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे आप हिंदी में ही समझ लीजिए, हम एक वाक्य लिख के बता रहे हैं आपको। जैसे रोक, कहीं लिखा गया है रोको, या कोई बोल रहा है थोड़ा रुक के, मत जाने दो। मान लीजिए कहीं पुलिस चेकिंग लगा रहे हैं, तो अधिकारी बैठा है तो कोई जा रहा है, तो कहा कि अगर ऐसे कहे रोको मत जाने दो, या वहाँ लिख कर, ठीक है, वो दे दिया रोको मत जाने दो। ये रोको के बाद कामा लगा, इसका मतलब क्या है कि रोको मत जाने दो, यानी उसको रोक लो, जाने मत दो। अगर यही कामा हम हटा देंगे, ऐसे लिख दिया जाएगा रोको मत जाने दो, कहीं कामा में नहीं लगा, तब आप क्या कहोगे? रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको ही मत, जाने दो। अगर इस तरह से कामा नहीं लगा के दे दिया, उसको रोको मत जाने दो, यानी को ऑर्डर दे रहा है कि इसको रोकना मत जाने दो। क्लियर? इस तरह से जो है इसका कामा का इतना महत्व होता है। थोड़ा सा रुक के कहेंगे, अगला आदमी जान लेगा रोकने के लिए। तो स्टॉप, डोंट लेट गो, इसे अंग्रेजी में लिखेंगे स्टॉप, कामा लगा देंगे डोंट लेट गो, यानी इस मतलब रोकना है। कामा नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप करके डोंट लेट गो, इस तरह से बात, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, पंचुएशन मीन्स राइट यूज ऑफ पॉइंटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग, पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग, मतलब लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग पंचुएशन कराता है। पंचुएशन में आपके सिलेबस में क्या क्या है? फुल स्टॉप है, कामा है, सेमीकोलन है, कोलन है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाई स्कूल के में यही 6 आपके सिलेबस में है। ये सभी 6 में से आपको पूछा जाएगा, कोई भी निशान लगाने के लिए कहा जा सकता है। तो लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हैं, तो आपको जानकारी के लिए उसको भी चर्चा कर लेंगे। एग्जाम में जो आता है फुल स्टॉप आता है, कामा आता है, ठीक है, और एपोस्ट्रॉफी भी आता है। इसमें भले नहीं दिया है, एपोस्ट्रॉफी भी आ जाता है। तो पूरा फिलहाल मुख्य रूप से ये 6 दिए हैं, लेकिन जितना है पूरा हम पढ़ लेते हैं कि क्यों एपोस्ट्रॉफी, क्या यहाँ बताया गया ना, उपयुक्त के अतिरिक्त डैश, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस मतलब कोष्टक है, इन्वर्टेड कामा, एपोस्ट्रॉफी, अन्य महत्वपूर्ण मार्क्स भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि एपोस्ट्रॉफी तो वैसे भी सहायक क्रिया के शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट, हर प्रकार के निशान को हम पढ़ते हैं आप, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लेंगे कहाँ से कौन सा निशान लगेगा। एक्सरसाइज, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगेगा पहले इसको देख लीजिए। वाक्य की समाप्ति पर जहाँ अधिक रुकना पड़ता है वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है। मतलब कोई भी वाक्य रहेगा, जब आप बात को ख़त्म कर देंगे तो पूर्ण मतलब पूरा, विराम माने रुकना, पूरी तरह से बात को ख़त्म कर दिया तो वहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। आई सै ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, मैं रोड पर एक अंधे आदमी को देखा। द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय मैदान में चल रहे। सीट हियर, यहाँ बैठो। डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो या सिगरेट पीने मत करो। इस तरह से आप इसको शॉर्ट में कह दीजिए कि जो असर्टिव वाक्य होता है, असर्टिव जानते किसे कहते हैं? असर्टिव मतलब अफर्मेटिव वाक्य हो या निगेटिव, इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं मिला के असर्टिव, साधारण वाक्य। इन दोनों में फुल स्टॉप लगता है। और इसके अलावा इम्परेटिव वाक्य होता है, जैसे डू नॉट गो टू, ठीक है, गो टू स्कूल। इम्परेटिव में और अफर्मेटिव वाक्य में हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है।
तो सिट ही है, देखिए इम्परेटिव हो गया, और डू नॉट स्मोक ये भी इम्परेटिव, ये दोनों वाक्य इम्परेटिव है, दोनों असर्टिव है। और असर्टिव मतलब इसमें इसके साथ नॉट भी लग जाएगा तब भी असर्टिव रहेगा, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों। और कहाँ फुल स्टॉप लगता है? संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में फुल स्टॉप, मतलब किसी का शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो उसमें फुल स्टॉप लग जाता है। जैसे एमए माने होता है मास्टर ऑफ आर्ट, फुल फॉर्म होता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक को एमएलए कहते हैं, एमपी सांसद को कहते हैं। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, एक ही शरण मान लीजिए किसी का लघु हस्ताक्षर है तो उसमें भी लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक शरण है, जैसे मान लीजिए आर के मौर्य लिख दिए, ठीक है, फुल फॉर्म ना लिख के रमेश कुमार मौर्य, ठीक है। इस तरह से हम लिख दिए आर्यम इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, शार्ट इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी फुल फॉर्म रहेगा, एमए, एमएलए, पीएचडी, एके, बीए, बीएससी, तो इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। अब देखिए इसी तरह से आप डीएम, जैसे डीएम सुने होंगे, एसडीएम सुने होंगे, एसपी, सब तमाम शॉर्ट फॉर्म आते हैं। और नोट में बताया कि मिस्टर और मिसेज लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाते क्योंकि इन्हें फुल स्पेलिंग माना जाता है। ये दो आपको याद करना कि इसे फार्म हम भरते तो मिस्टर मिसेज लिखा था, इसमें हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट तो इसका अलग से तरह से बनाते हैं। यम मिस्टर में से जो है यम ले लिए गया, आर ले लिया, मतलब शुरुआत और लास्ट के अक्षर को लेकर हम लिख देते हैं तो पूरा स्पेलिंग मान लिया जाता है। मैसेज में भी वही मान लिया जाता है। इस तरह से इसको हम, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन ध्यान देना यस एम टी श्रीमती में लगता है। क्लियर? कामा, अब ये फुल स्टॉप हम जान के कहाँ लगता है, अब चलिए देखते हैं कामा कहाँ लगता है। पंचुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कामा अर्थात अल्पविराम ही है। यदि अल्पविराम उचित स्थान पर न लगाया जाए तो वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर करना चाहिए। देखते हैं कहाँ कहाँ कामा लगता है। पहला नियम है जहाँ कम रुकना हो, क्योंकि कामा का हिंदी क्या होता है? अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा या कम समय के लिए रुकना। कम रुकना हो अर्थात जहाँ शॉर्टेस्ट पाज हो, मतलब सबसे कम रुकना। दूसरे शब्दों में एक ही वाक्य में शब्दों की सीरीज को अलग करने के लिए कामा लगता है। सीरीज का मतलब श्रृंखला, जैसे बहुत सारे शब्द हैं तो हम थोड़ा सा हल्का, बहुत हल्का ही रुक रुक के कहेंगे तो कामा लगा देते हैं। जैसे ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। इसमें ऐसे भी जान लें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, तो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच, कई नाउन आ गए, कई वर्ब आ गए, कई एडजेक्टिव, कई एडवर्ब आ गए, तो उनको हम अलग करने के लिए कामा लगा देते हैं। हाँ, लास्ट वाला एंड लगा के जोड़ देते हैं, ठीक। जहाँ एंड लगेगा वहाँ कामा नहीं लगेगा। जैसे देखिए वो है एक्सरसाइज लिखा, कैसे लिखा? नीटली माने साफ ढंग से, क्विकली जल्दी से, करेक्टली सही ढंग से। तो तीनों एल वाई एडवर्ब हैं, तो सभी को अलग करने के लिए कामा पहले देखिए लग गया, लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ दीजिए। नोट, एंड के बाद वाले वर्ड से पहले कामा का प्रयोग नहीं होता है। उपरोक्त उदाहरण में नीटली के बाद कामा का प्रयोग हुआ, किंतु क्विकली और करेक्टली चूंकि एंड से जुड़े हैं यहाँ कामा का प्रयोग नहीं होगा, बताया नहीं। आगे देखते हैं और कहाँ कामा लगता है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में लगता है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस माने होता है संबोधन करता, संबोधन करता। तो संबोधन करता मतलब कोई ऐसा नाउन है जिसको हम संबोधित करके कुछ कहते हैं तो उसके पहले लगता है, यानी वो नाउन अगर पहले आ जाएगा तो पहले, मतलब संबोधन करता, ये बाद में आ जाएगा तो उसके पहले लगेगा, शुरू में आएगा तो उसके बाद में। जैसे उदाहरण, कार्तिक, वाक केयरफुल्ली, कार्तिक सावधानीपूर्वक चलो। कार्तिक कह के संबोधित किया गया है ना, तो कामा करके ही आगे लिखा जाएगा। अगर इसके पास स्टैंड अप वरुण, खड़े हो जाओ वरुण, अगर ये वरुण बाद में आ गया तो कामा पहले। ये इसमें भी हम वाक केयरफुल्ली, कामा, कार्तिक, ये नाउन यानी पहले आएगा तो बाद में लगेगा, लास्ट में आएगा तो पहले लगेगा, ठीक लगेगा जरूर। लेकिन हम थोड़ा सा रुक के कहेंगे कार्तिक, तब कार्तिक ध्यान देगा, हाँ कहोगे वाक केयरफुल्ली। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, अब सोचेगा कई लड़के हैं कौन किसको कह रहा है, आप नाम ले लोगे वरुण, तब वही करा होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद भी कामा लगता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है, तो ये क्या होता है? स्वतंत्रकर्ता होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये स्वतंत्रकर्ता होता है। उससे संबंधित फ्रेज रहते हैं, मतलब शब्द समूह रहते हैं, ठीक। तो उसके बाद भी कामा लगता है। तो जैसे इसमें होता क्या है, जैसे थोड़ा रुक के हम कहते हैं कोई भी करता रहता है उसको, और फ्रेज भी हो सकता है वो, ठीक है। उसमें कुछ शब्द आते हैं वो, ठीक है, उसके बाद ही कर्ता लिखा जाता है,
उसके उस फ्रेज में जो करता रहेगा वो भी हटाया नहीं जाएगा। जैसे दिस इसमें करता तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, दिस हैविंग डन इसे करने के बाद, तो इसमें ठीक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम कैसे जानेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैविंग बीन भी आ सकता है पैसिव वॉइस में, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, या ऐसे आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक, इसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। इसके बारे में आप आगे ग्रामर की चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिस हैविंग डन माने ऐसा करने के बाद ही सी रिटर्न टू हर हस्बैंड, वो अपने पति के पास आई। फिर थोड़ा देखिए ऐसा करने के बाद वह अपने थोड़ा रुक के कहोगे ना तो डन यहाँ कामा लग गया सब्जेक्ट लिविंग्स वाले, वह अपने पति के पास आई, थोड़ा फिर तब रुकोगे विथ ए स्माइलिंग ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। इस तरह से इसमें जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है ये, देखिए यहाँ इसके बाद लगा, फिर यहाँ थोड़ा रुक के कहा गया तो ये पूरा बीच में बात डाली गई। तो यहाँ अगर हस्बैंड के बाद फुल स्टॉप होता तो नहीं लगता कामा, अगर बात फिर आगे बढ़ाया गया तो कामा लगेगा। पार्टिसिपल फ्रेज के बाद भी कामा लगता है। पार्टिसिपल फ्रेज मतलब पार्टिसिपल में जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कोई रहेगा ना तो उसमें हिंदी में कर शब्द आएगा तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। अगर ना शब्द आएगा तो जीरंड कहते हैं, और 2+ फर्स्ट फॉर्म ना आता है। आईएनजी आया उसके साथ ईजेएमआर नहीं आया और हिंदी में कर आ रहा है तो पार्टिसिपल उसको कहते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका। और बाकी पर तो इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म आता तब भी कामा लगता है, अभी बताया गया था वो भी पार्टिसिपल है, और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल। तो फिर आज ड्राविंग द सोर्ड माने तलवार खींचकर ड्राविंग खींच कर आ गया, ही किल्ड ए लायन वाले शेर को मार दिया, तो तलवार खींचकर थोड़ा रुक के कहेंगे ना वह शेर को मार दिया। इस तरह से ये पार्टिसिपल फ्रेज रहता तो उसके बाद कामा लगा कर ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वहाँ भी कामा लगता है। अब जैसे दूसरा उदाहरण कहते हैं हम सीइंग द स्नेक, सांप देखकर कामा ही रैन हुए, वह भाग गया। इस तरह से भी होता। ठीक, किताब खोलकर ओपनिंग द बुक ही बिगन टू रीड कामा करके। केस इन अपोजिशन के नाउन के पहले और बाद में कामा लगता है। केस इन अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन मतलब होता है समान स्थिति। ठीक है, तो कोई नाउन अगर समान स्थिति में है तो उसके मतलब पहले और बाद में कामा लग जाता है। देखते हैं कैसे लगता है। जैसे सौरव गांगुली और कैप्टन, सौरव गांगुली हमारे कप्तान इज ए गुड बैट्समैन, एक अच्छे बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सौरव गांगुली को मतलब एपोजिशन किसे कहते हैं? जो शब्द नाउन किसी नाउन की पोजीशन को बताते हैं, पोजीशन की को क्लियर करते हैं, उन्हें हम एपोजिशन कहते हैं। यहाँ सौरव गांगुली की पोजीशन क्या बताया गया? और कैप्टन हमारे कप्तान हैं, तो यही केस इन पोजीशन हो गया। ठीक है, ये सौरव गांगुली हमारे कप्तान एक अच्छे बल्लेबाज हैं। इसको ऐसे भी कैसा और कैप्टन हटा दो, सौरव गांगुली हमारे अच्छे बल्लेबाज हैं, या और कैप्टन हमारे कप्तान एक अच्छे, सौरव गांगुली और हमारे कप्तान दोनों समान स्थिति में हैं। तो इस तरह से किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए उसके बगल कुछ शब्द और आ जाते हैं जो, तो हम उसको केस इन पोजीशन कहते हैं। और उसके आगे पहले और बाद में दोनों जगह कामा लगेगा। और कैप्टन के इसलिए पहले और बाद में कामा लग गया। अब समझ गए ना? जैसे हम कहते हैं कि मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री कामा इज ए गुड लीडर, तो और प्राइम मिनिस्टर का आगे पीछे कामा लग जाएगा। कोई भी बात इस तरह से रहती है लग जाएगी। डायरेक्ट स्पीच में भी कामा लगता है। डायरेक्ट स्पीच पीछे पढ़ाए थे ना, कहाँ लगता है कामा देखते हैं। जैसे रमेश ने कहा कामा आई केम फ्रॉम कानपुर स्टडी, तो यहाँ सेड के बाद कामा लगता है। अगर सेड टू मी रहता तो मी के बाद कामा लगता है। इस तरह से जो भी रहेगा तब उसके बाद इन्वर्टेड कामा भी लगता है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन एक बात हम और आपको बता दे रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर कोई भी डायरेक्ट स्पीच रहता है, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट स्पीच रहता है तो उसमें हम कामा तब नहीं लगा, मतलब कि पहला अक्षर लेकिन वो कैपिटल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर वाले में बताएंगे। अगर जैसे मतलब बीच में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाता है तो आगे फिर बाद आधा लिखे जाता तो कैपिटल से नहीं लिखते हैं। चलो उसको आगे बता देंगे। अभी इतना जान लें, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगता है तब इन्वर्टेड कामा लगता है। चलिए ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है लेकिन वो कैपिटल लेटर में आता है, इसलिए उसमें बताएंगे। प्रिंसिपल क्लास से पूर्व प्रयोग किए गए एडवर्ब क्लास के बाद में भी कामा लगता है। प्रिंसिपल क्लास से पूर्व प्रयोग किए गए एडवर्ब क्लास, जैसे एडवर्ब क्लास किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास ऐसा क्लास होता है जिसमें कोई
जो कोई बिना कंजक्शन के शुरू होता है, जो क्लास बिना कंजक्शन शुरू होता है प्रिंसिपल क्लास, और एक कंजक्शन शुरू होता है। तो अगर कंजक्शन से शुरू हो गया वाक्य तो बीच में कामा लग जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, व्हेन राम वेंट टू स्कूल, जब राम स्कूल गया, द टीचर वाज टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो यही इसमें देखिए कोई कंजक्शन नहीं है ना, इसी को हम कहते हैं एडवर्ब क्लाज, ठीक है ना, एडवर्ब क्लाज, ठीक है ना, सॉरी एडवर्ब क्लाज नहीं कहेंगे इसको कहेंगे व्हेन राम वेंट टू स्कूल, इसको हम एडवर्ब क्लाज कहेंगे, क्योंकि एडवर्ब क्लाज हमेशा किसी कंजक्शन से शुरू रहेगा, और जिसमें कंजक्शन नहीं रहता उसको प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे। द टीचर वाज टीचिंग, ये प्रिंसिपल क्लाज है। तो यही कह रहा है कि एडवर्ब क्लाज यानी कि एडवर्ब जैसे व्हेन से शुरू हुआ है या इफ से शुरू हुआ है तो इसको हम एडवर्ब क्लाज कहते हैं। एज सुन एज से शुरू है, तो जैसे ऐसे भी जान लो, जब के बाद तब के लिए कामा लगता है। व्हेन राम वेंट टू स्कूल, जब राम स्कूल गया, द टीचर वाज टीचिंग, तब अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो तब के लिए कामा लगा देते हैं हम। अगर ये ऐसे कहें कि द टीचर वाज टीचिंग व्हेन, व्हेन वाला बाद में लिखोगे तो बीच में भी लिख सकते हो, तब कामा नहीं लगता। इफ़ यू वर्क हार्ड, या तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम स्टैंड फर्स्ट माने प्रथम आओगे। तो इसमें इफ़ वाला आपका एडवर्ब क्लाज है, तो ये प्रिंसिपल क्लाज है। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लाज यानी कि जैसे एक वाक्य है तो उसमें दो बातें कहेंगे, एक में कंजक्शन लगा, तो जिसमें कंजक्शन ना लगा प्रिंसिपल क्लाज। इस तरह से प्रिंसिपल क्लाज कि अगर पहले ही कंजक्शन वाला पोर्शन आ गया तो कामा लगा के लिखा जाएगा। तो के लिए ये तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम प्रथम आओगे, तो के लिए कामा लगता है, जब के बाद तब, व्हेन के बाद जब के बाद तब के लिए कामा लगता है। इसी तरह से कुछ और भी मतलब हैं, कभी कभी आल्दो से शुरू होता है, आल्दो या दो, यद्यप, आल्दो ही इज़ पुअर, फिर कामा करके यद्यप वह गरीब है फिर भी वह कंजूस, मतलब ईमानदार है, तो कामा लगेगा फिर भी के लिए। और इसी तरह से एक कंजक्शन एज सून एज, तो भी ज्यों ही के लिए काम दिया, तो तब भी त्यों ही के लिए कामा लगता है। ये सब मतलब कोई भी कंजक्शन शुरू है तो फिर एक वाक्य और कहा गया उसमें कंजक्शन नहीं है तो कामा जरूर लग जाएगा। इसी को क्योंकि हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। क्लाज आप पढ़ेंगे एक उसमें पढ़े थे कंजक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे ट्रांसलेशन के चैप्टर में फिर आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे क्लाज वगैरह के हिसाब से आपको अंग्रेजी बनाना। आगे देखते हैं एडजेक्टिव क्लास के पहले जो विशेषता ना प्रकट करता हूँ वहाँ भी कामा लगता है। जैसे आई मेट राकेश, मैं राकेश से मिला। हु गेव मी योर बुक, जिसने तुम्हें मुझे किताब, हु गेव मी योर बुक, जो मुझे तुम्हारी किताब दिया। तो यहाँ राकेश, आई मेट राकेश, हु गेव मी योर बुक, तो एडजेक्टिव क्लास से पहले जो विशेषता प्रकट, ये आपका हु क्या है, एडजेक्टिव क्लास। हु माने जो होता है, जैसे कोई कंजक्शन जब जोड़ा जाता है जो जै से शुरू होता है हिंदी, हु माने तो ऐसे कौन होता है प्रश्नवाचक वाक्य में, और नाउन क्लास में जो है की कौन होता है, लेकिन जो होगा हु माने जो, मैं राकेश से मिला जो मुझे तुम्हारी किताब दिया, तो जो जै से जो शुरू होता है ना कंजक्शन, वो एडवर्ब क्लास होता है, सॉरी एडजेक्टिव क्लास होता है। तो इसके पहले कामा लगा देते हैं, कब लगा देते हैं, जब विशेषता प्रकट न करता। एडवर्ब क्लास से पहले जो विशेषता न प्रकट करता, ये एडवर्ब क्लास विशेषता नहीं प्रकट कर रहा, क्योंकि मैं राकेश से मिला जो मुझे तुम्हारी किताब दी, इसको हम ऐसे भी कहते हैं और वह मुझे किताब दिया। अगर राकेश की जगह ऐसे होता द बॉय, द बॉय होता या ए बॉय होता, मतलब नाम ना लेके लड़का है तो बॉय, लड़की है तो गर्ल, नहीं तो टीचर है तो टीचर, इस तरह से कॉमन नाउन आ जाएगा, तब वो विशेषता नहीं बतलाता, तब हु के पहले कॉमन नहीं लगता। क्योंकि एडजेक्टिव क्लास विशेषता बतलाएगा तो उसमें प्रश्न क्या होता है, कौन वाला। मैं उस लड़के से मिला जो तुम्हें क्या, कौन वाला लड़का जो किताब दिया। मैं एक लड़के से मिला, कौन वाला, एक लड़का जो किताब दिया। तो द बॉय इस तरह वह वही उसी के लिए द लगता है। तो अगर द बॉय होता तो कॉमन नहीं लगता। इस तरह से आप हु के पहले सिंपली जान लीजिए कि कोई भी नाम है, ठीक है, व्यक्ति का या किसी का स्थान का, तो उस नाम स्पेशली नाम दिया गया, कॉमन नाम नहीं, तो उसके पहले हम कामा लगा देते हैं, क्योंकि वो विशेषता तब नहीं बतलाता कि एक ही मतलब कौन वाले लड़के से मिला। राकेश एक ही लड़का है तो ज़्यादा तो है नहीं, एक कॉमन नाउन रहता है, ज़्यादा माना जाता है, इसलिए तब कॉमन नहीं, तब वो विशेषता बताता है। किसी वर्ब के ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए भी काम आता है। ओमिशन माने लोप होना, गायब होना। जैसे राधा, वर्ब अगर नहीं लिखा जाएगा दूसरी बार तो कामा से ही काम चला लिया जाएगा। जैसे उदाहरण, राधा रिसीव्ड ए बुक, राधा ने किताब प्राप्त की। हेमा डाल, हेमा ने एक गुड़िया प्राप्त की। तो प्राप्त करने के लिए रिसीव्ड यहाँ दोबारा नहीं लिखा गया, केवल कामा लिख दिया गया तो रिसीव का हो गया अर्थ, ठीक। ऐसे जगहों पे भी कामा लगता है। सेमीकॉलन क्या होता है, सेमीकॉलन माने होता है अर्ध विराम, अर्ध विराम। ये कामा से थोड़ा ज़्यादा देर रुकने के लिए लगता है अर्ध विराम। जैसे देखते हैं, सेमीकॉलन कामा से अधिक पाज माने विश्राम, रुकना।
वाले स्थान पर लगाया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्लाज को जिसमें कामा का प्रयोग हुआ है सेपरेट माने अलग करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कोई कंपाउंड सेंटेंस माने होता है संयुक्त वाक्य, ठीक, तो उसमें भी कुछ कंजक्शन रहते हैं। दो प्रिंसिपल क्लास को जोड़ दिया जाता है जब कोऑर्डिनेट क्लास से, उसको तो हम कंपाउंड सेंटेंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेपरेट करने के लिए कामा से पहले लगा है, पहली बार जैसे कामा लगा है तो दूसरी बार हम थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे तो फिर कोई कंजक्शन, दूसरी बात के बाद कोई कंजक्शन एंड क्या है आपका कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन एंड है, बट है, ये सब अगर इनसे जोड़ा जाएगा तो काम हम सेमीकोलन लगा देते हैं, अर्धविराम। जैसे ही वाज ब्रेव, वह बहादुर था। लार्ज हार्टेड मैन, विशाल हृदय का आदमी था। पहली बार हम कहे बहादुर था, विशाल हृदय का आदमी, थोड़ा कम रुके यहाँ तो कामा लगाए, दूसरी बार ज़्यादा रुकेंगे, विशाल हृदय का आदमी था, लार्ज हार्टेड मैन। फिर थोड़ा हम सोचेंगे और क्या बताएं, तब ज़्यादा देर कामा से रुक के तो फिर कहोगे एंड सो ऑल ऑनर्ड, और इसीलिए सभी उसका सम्मान करते थे। तो यहाँ आप थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे तो इस तरह से पहली बार कामा लगाइए, दूसरी बार सेमीकोलन लगा दिए, अगर उसके बाद एंड या बट ये सब होते, ठीक ना। ठीक है, तो एंड रहेगा तो आप लगा देना, ये तो कंपाउंड सेंटेंस ही रहेगा, बट वगैरह भी आता है इसमें। अच्छा, अगला है लूजली रिलेटेड क्लाज की सीरीज को सेपरेट करें। लूजली मतलब से स्वतंत्र रूप से, ढीले ढाले रूप से, रिलेटेड मान संबंधित, स्वतंत्र रूप से संबंधित जो क्लाज हैं, क्लाज से संबंधित जो है उसकी सीरीज यानी श्रृंखला को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी लगता है, ठीक है। तो क्या लगता है, यही सेमीकोलन लगता है। जैसे ही हर कोर्ट वाज प्योर, उसका कोर्ट क्या था, पवित्र था, अदालत। हर लाइफ स्क्रीन, उसका जीवन स्क्रीन माने बचा लिया गया, बचाव भी था। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काम से ज़्यादा देर रुकने के लिए इस तरह लूजली रिलेटेड क्लास हैं, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। अब यहाँ देखिए डैश का प्रयोग, यहाँ अलग से नहीं हेडिंग डालें तो इतना जान लीजिए। अब डैश का प्रयोग, यूज ऑफ डैश, डैश कहाँ लगता है, क्लियर। देखते हैं ये मतलब जो डैश और कहाँ लगता है। पहला है किसी कोटेशन को लिखने से पहले लगता है। कोटेशन मतलब उद्धरण, किसी कई हुई बात को कोटेशन कहते हैं। जैसे बेकन सेज बेकन कहते हैं, तो यहाँ देखिए सेमीकोलन लगाते हैं, डैश लगा दिए, डैश करके इन्वर्ट कामा में लिख दिया गया जो भी कहते हैं, ठीक है। रीडिंग में सेम फुल मैन, राइटिंग यानी एग्जैक्ट मैन, स्पीकिंग ये रीडिंग मैन, इसका अर्थ होता है पढ़ाई एक पूर्ण व्यक्ति बनाती है, लिखना एक यथार्थ व्यक्ति सही में मायने में व्यक्ति बनाती है, और बोलना एक तत्पर व्यक्ति बना देती है। उदाहरण या इनुमरेशन से पहले, इनुमरेशन मतलब एक एक करके गणना करके किसी चीज़ को बताना नंबर से, तो उसको हम इनुमरेशन कहते हैं, उदाहरण देना या गणना करके बताना। तो जैसे प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द वर्ब इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्रिया के मुख्य भाग आर माने हैं, क्या क्या हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल टेंस। पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट टेंस को सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। 3 फॉर्म होते हैं क्रिया के। तो इस तरह से इनको बताने के लिए तो हम क्या कर दिए, कोलन लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ कोलन नहीं डाले हैं, हेडिंग कोलन चल रहा है, COLN। कोलन माने होता है अपूर्ण विराम, माने बात पूरा नहीं हुआ है, तो कोलन की जगह भी डैश भी लगता है, ठीक है। तो कोलन यहाँ लगा दिया आर के बाद। ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, ग्रामेटिकली माने व्याकरण के हिसाब से इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, जो स्वतंत्र हों, किंतु क्लोजली माने घनिष्ठ रूप से कनेक्टेड क्लास, संबंधित क्लास हो, जुड़े हुए क्लास हो, कनेक्ट जुड़ा हुआ, उनके बीच में भी लगता है ये निशान कामा, ठीक है। कामा का निशान होता है। स्टडी टू एक्वायर हैबिट ऑफ थिंकिंग, कामा नो स्टडीज मोर, तो यहाँ भी कामा लगा दिए हैं वैसे, ठीक है ना। इस तरह से कुछ ये अदर एग्जांपल दे दिए हैं, इन पर आप ज़्यादा ध्यान न दीजिए, मिला जुला के लिख दिए, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन माने होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक का निशान कहाँ लगता है उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक निशान, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में होता है, किंतु प्रश्नवाचक वाक्य नाउन क्लास बन जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान फुल स्टॉप लगा देता है। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक निशान लगेगा, अगर बीच में वही प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो नाउन क्लास बन जाएगा, तो इनडायरेक्ट के हिसाब से लगेगा, बन जाता है, इसलिए वहाँ नहीं लगता। तो देखिए हु आर यू, तुम कौन हो, तो मैं प्रश्न पूछा जा रहा है ना, नहीं लग गया प्रश्न। आई डिड नॉट हियर, मैं नहीं सुना। व्हाट यू सेड, जो कुछ तुमने कहा। अब यहाँ फुल स्टॉप फालतू लगा दिए, यहाँ वाट से जोड़ना था, यहाँ जोड़ दिए। आई डिड नॉट हियर व्हाट, मैं नहीं सुना जो कुछ तुमने कहा, तो वाट के बाद यहाँ सब्जेक्ट आया है,
तो वाट के बाद जब सब्जेक्ट आता तो हम उसको प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहते हैं। वाट के बाद सहायक क्रिया आता तब कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसलिए नहीं लगा प्रश्नवाचक। वाट इज़ दिस, यहाँ देखिए वाट के बाद वर्ब आ गया ना, प्रश्नवाचक है। लगा टेल मी वेयर यू फाउंड दिस, मुझे बताओ तुमने इसे कहाँ पाया। तो यहाँ वेयर के बाद भी सब्जेक्ट आ गया तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, नाउन क्लॉज है। क्लियर? तो जहाँ भी कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जान लीजिए वहाँ प्रश्नवाचक का निशान नहीं लगेगा। ये WH टाइप शब्द के बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो वो एज ए कंजक्शन माना जाता है, तो वहाँ नहीं लगेगा। हाँ, WH के बाद तुरंत अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तब लास्ट में प्रश्नवाचक निशान लगेगा। ठीक। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन माने विस्मय सूचक चिन्ह, ये कहाँ लगता है इसको भी देख लेते हैं। यह चिन्ह इंटरजेक्शन यानी संबंध विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं, के बाद या ऐसे फ्रेज और वाक्यों के बाद में होता है जिनमें सडन इमोशंस या विश प्रकट की जाती है। सडन मतलब अचानक, इमोशंस माने भावना, अचानक दिल में उठने वाली भावनाएं या इच्छाएं प्रकट होती हैं, उनको हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इंटरजेक्शन की तो परिभाषा ही आप पढ़े हो कि हृदय में अचानक उठने वाली तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। जो शब्द हृदय में अचानक उठने वाली तीव्र भावनाओं को व्यक्त करे उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन को एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है ना? एक्सक्लेमेटरी वाक्य उसमें आते हैं इंटरजेक्शन में। लॉन्ग लिव इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य दीर्घजीवी हो, तो लॉन्ग लिव से शुरू है, तब ये भी एक्सक्लेमेशन लग गया। एलास, अफसोस की बात है या दुख की बात है। द ओल्ड वुमन इज डेड, बूढ़ी औरत मर गई। तो इस तरह से यहाँ एलास, हुर्रा, वो आ इनके बाद लगता है विस्मय सूचक चिन्ह, नहीं तो लास्ट में लगता है, और मे वाले वाक्य में भी लास्ट में लगता है, जैसे मे गॉड हेल्प यू। क्लियर? इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है उसको देख लेते हैं। इन्वर्टेड कामा माने होता है अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ कहीं से अवतरित किया गया है, लिया गया, उसको इन्वर्ट कामा लिख देते हैं, जैसे कई भी बात रहती है। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किसी कई भी बात को जो करते हो डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए होता है, तो आप डायरेक्ट स्पीच पढ़े ना, उसमें लगता है। आई ही सेड, जैसे उसने कहा आ कामा इन्वर्टेड कामा आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, तो ये कामा के बाद जो और बातें लिखी जाती है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। नोट, यदि किसी कोटेशन में एक और कोटेशन हो तो अंदर वाले कोटेशन को सिंगल कामा में लिखा जाता है। अब यहाँ एक ही कोटेशन था, अगर मान लीजिए इसी में एक और कोटेशन बीच में आ जाएगा तो डबल इन्वर्ट कामा न लगा कि ये जो 2 बार लगा है केवल एक इन्वर्ट कामा में भी लिखा जाता है। फिलहाल परीक्षा में यही डबल वाला आता है, आपको डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड ज़्यादा आता है, यही आता। अगला एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगता है, देखिए भी आ जाता है कभी कभी। एपोस्ट्रॉफी माना संबंध सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग निम्नलिखित जगह होता है, देखते हैं। किसी लेटर के ओमिशन को, ओमिशन माने गायब कर देना, मतलब पूरा ना लिखना है, शार्ट में लिख देना, तो वहाँ अगर शार्ट में लिखोगे तो एपोस्ट्रॉफी लगेगा। जैसे डू नॉट ना लिख के डोंट लिखे हो ना, तो ओ नहीं लिखे हो तो भाई एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा। डू नॉट का वुड नॉट ना लिख के वुडंट लिखे हो, आई हैव ना लिखे आई कही हो, हाँ यहाँ भी निशान लगेगा। कैन नॉट ना लिख के कांट लिखो, वैसे ये गलत है, कांट में CAN एपोस्ट्रॉफी टी रहता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर? सेल नॉट का सांट होता सही है, एवर का एवर भी हटा दिया गया तो एवर VE हटा दिया गया, भी केवल हटा है, एपोस्ट्रॉफी लग गया। देखिए शॉर्टकट बनाने का हम रूल बता दे रहे हैं आपको। कोई भी सहायक क्रिया रहेगी उसमें एन एपोस्ट्रॉफी टी जोड़ देंगे तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे डोंट डजंट है, लेकिन 3 अलग से बनता है। एक कैन नॉट में एक एन रहता है, इतना ध्यान देना, कांट होता था, ठीक है, कैनेंट नहीं होता इसमें। और सेल नॉट में साइलेंट नहीं होता, सांट होता है। और एक शब्द है बिल नॉट, बिल नॉट का विलेंट नहीं होता है, वांट होता है, WON एपोस्ट्रॉफी टी, इतना ध्यान देना। ठीक, 3 का अलग से, कांट सांट वांट, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब प्लस एन एपोस्ट्रॉफी टी। नाउन के संबंधवाचक कारक अर्थात पजेसिव केस में भी एपोस्ट्रॉफी लगता है, जैसे राम्स बुक, राम की किताब, किरन्स डाल, तो गर्ल्स कॉलेज का की अंग्रेजी हम लगा देते हैं नाउन के साथ, जो भी सजीव रहता है ना, जैसे राम किरण गर्ल्स, तो उसके साथ हम लगा देते हैं। निर्जीव रहता है तो OF भी हम लगा देते हैं, OF से तब काम कराते हैं, निर्जीव के साथ नहीं लगता है कि तो पर्सनिफाइड हो तब लगेगा, मानव के जैसा व्यवहार करें। लेटर और फिगर्स यानी फिगर्स का प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग, मतलब कोई भी अक्षर है तो उसका बहुवचन या गिनती है, फिगर्स मतलब अंक हैं, उसका भी हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, जैसे ऐड 2 5, मतलब 2 5 को जोड़ो एंड 4 2 और 4 2 को जोड़ो, ठीक है ना। तो 5 का बहुवचन अगर कोई पूछ लिया क्या
तो कहते पोस्ट ऑफिस लगा दिए, बहुवचन हो गया। 2 का बहुवचन 2 है पोस्ट ऑफिस, 1 का या 4 का बहुवचन 4 है पोस्ट ऑफिस। बहुवचन मतलब से कोई भी वाक्य है या जैसे आप सांख्यिकी पढ़ते हैं बारंबार, तो उसमें तो कितनी बार आए हैं, बहुलक कई बार जो आता, तो जितनी बार अगर कई बार 5 आए उस लाइन में तो 5 पोस्ट ऑफिस कहेंगे, 2 पोस्ट ऑफिस, इस तरह से। अक्षर का भी बहुवचन जैसे मतलब बना जैसे आर पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, पी ए पोस्ट ऑफिस, पी का बहुवचन, तो यानी अक्षर का या गिनती का बहुवचन बनाने के लिए उसमें पोस्ट ऑफिस हम जोड़ देते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लिखता है। कैपिटल मतलब बड़े अक्षर जो लिखा जाता है, पहला अक्षर कहाँ बड़े हिस्से लिखा जाता है, ये सब जानते हो ना, तो चलिए फटाफट देखते चले जा रहे हैं। अब पहला अक्षर वाक्य का बड़े से लिखा जाता है, देखिए इसमें पहला अक्षर बड़े से लिखा गया, रोजर एट गॉन टू कोलकाता। अब कविता की जो भी लाइन रहेगी पहला अक्षर बड़े से लगेगा, कविता की हर लाइन का पहला अक्षर बड़े से लिखें। परीक्षा में आपको कविता लिखना भी पड़ेगा, कविता या सेंटेंस आ गया तो पहला अक्षर हर लाइन का पहला अक्षर बड़े से रहेगा। देखिए द माउंटेन एंड स्क्वायरल, हाइड ए क्वायरल दूसरा है, एंड द फार्मर, तो इस तरह से सबका पहला अक्षर बड़े से लिखा गया। प्रॉपर नाउन और उससे बने एडजेक्टिव लिखते समय भी बड़े से लिखा है। प्रॉपर का मतलब किसी आदमी का नाम, स्थान का नाम, वो बड़े से लिखा जाएगा, वस्तु का नाम। तो जैसे स्पेशल नाम, ठीक, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। देहरादून जैसे देखिए उत्तरांचल, ये सब प्रॉपर नाउन है। और हैव यू रेड हैमलेट, हैमलेट भी नाम है प्रॉपर। शेक्सपियर प्रॉपर था लेकिन इससे बन गया ये एडजेक्टिव शेक्सपियरियन, ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, तो इसके भी बड़ा अक्षर से लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा। ईश्वर के सब नामों तथा ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले नाउन सब प्रोनाउन का पहला अक्षर कैपिटल से होता है। जैसे द लॉर्ड, लॉर्ड माने भगवान, तो एल बड़े से लिखा गया क्योंकि भगवान के लिए लगा। ही इज़ द गॉड, वह भगवान है, ही मतलब गॉड भगवान के लिए लगा। गॉड भी भगवान, गॉड माने भगवान होता है, तो पहला अक्षर बड़े से लिखा जाए। गॉड इटर्नल फादर ऑलमाइटी, गॉड हो इटर्नल फादर में देखिए पहला अक्षर ही बड़े से लिखा गया, ऑलमाइटी में बोले। और इनके लिए प्रोनाउन भी जैसे ही है या ही है, देखिए भगवान के लिए लग गया तो बड़े से लिखा जाएगा। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट लिखते समय पहला अक्षर बड़े से होता है, कैपिटल से होता है। जैसे पर्स ओ विंड, हे हवा, तो इनमें ओ देखिए बड़े से लिखा गया क्योंकि हवा को संबोधित किया जाता है, आदमी बुलाया जाता है लेकिन ये हवा को। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर मी, इसका मेल अर्थ होता है सुख के बाद, दुख के बाद सुख भी आता है। प्रोनाउन आई और ओ कैपिटल से लिखा जाता है, कहीं भी आई लिखोगे चाहे शुरू में चाहे बीच में तो हमेशा बड़े से ही लिखा रहेगा, और ओ भी बड़े से ही लिखा जाएगा चाहे जान के। आगे है, हाँ एक बात और बता दें आपको, इसमें नहीं दिया गया है, बड़े से रिलेटेड जो है एक रूल है। जैसे इनडायरेक्ट, अभी आप पीछे पढ़े थे, तो इनडायरेक्ट का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का पहला अक्षर किससे लिखा जाता है, बड़े से लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल से ही लिखा जाता है। हाँ, लेकिन अगर ध्यान देना कि रिपोर्टिंग स्पीच कभी कभी बीच में आ जाती है तो कैपिटल से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान देना, एक वाक्य हम लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपको कभी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ तो एच बड़े से लिखा गया, बॉय के बाद हम इनवर्ट कॉमा बंद कर दे रहे हैं। सेड ही, उसने कहा, और उसके बाद देखिए फिर यहाँ हमको आधी बात और लिखना है, तो आधी बात और लिखना तो इनवर्ट कॉमा में ही उसको भी हम लिखेंगे, और यहाँ जब इनवर्ट कॉमा लगाएंगे तो ही के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है। वह एक बुद्धिमान लड़का है, सेड ही, उसने कहा वह एक बुद्धिमान लड़का है, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई, तो यहाँ फिर लिखेंगे बट से, या किसी भी कंजक्शन से हम जोड़ना चाहें उसमें बट का पहला अक्षर बी जो है बड़े से नहीं लिखा जाए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो बीच में है और जो बात कही जा रही है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, तो इसलिए हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बीच में रिपोर्टिंग वर्ब आने के नाते इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद करेंगे, फिर आगे लगाएंगे पहला अक्षर यहाँ भी बड़े से नहीं किया। उसके बाद लिखेंगे बट ही इज़ डिसऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है, बेईमान है। अब बात ख़त्म हो गई तो फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। क्लियर, ये सावधानी वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर बीच में आ जाएगा तो कोई वाक्य कहा गया है तो ख़त्म नहीं हुआ, तो आधा पहले लिखा है आधा बाद में, तो शुरुआत वाले के पहला अक्षर बड़े से लिखेंगे, बाद वाले का पहला अक्षर बड़े से नहीं लिखेंगे। चलिए आगे, तो प्रोनाउन तो मान लीजिए हो गया, अब सब आई और बड़े से लिखे। वर्ष, महीने, दिन तथा महान ग्रंथों के नाम कैपिटल से लिखें। जैसे एक वर्ष में
वर्ष के महीने, महीने का मतलब जैसे जनवरी फरवरी से लेकर जितना 12 महीने हैं पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसे। और दिन के पहले अक्षर बड़े से लिखा जाएगा, जैसे संडे मंडे से लेकर जितना दिन है। अब धर्म ग्रंथ मंदिर जैसे मान लो बाइबल है, ईसाइयों का ग्रंथ है, कुरान मुस्लिमों का है, महाभारत रामायण हिंदुओं का है, ठीक है, वेदस ये भी हिंदू धर्म का। इस तरह से ये सभी ग्रंथ जो हैं धार्मिक किताबें पहले अक्षर बड़े से लिखा जाएगा, क्योंकि उनका नाम है किताब का प्रॉपर नाम है, तो प्रॉपर नाम का पहले अक्षर बड़े से लिखा जाता है, दिन का नाम हो महीने का नाम हो जाए। अगला दिया डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग कैपिटल से शुरू होता है। हाँ देखिए यहाँ दिया है ना, कैपिटल से ही शुरू होता है, जैसे आर यू फूड तो ए बड़े से लिखा। लेकिन हम आपको यह भी बताए थे कि मान लीजिए कोई यही आर यू कुकिंग फूड, अब मान लीजिए यहाँ इन्वर्ट काम बंद करके फिर मान लीजिए सेड ही या सी कुछ भी आ गया, तो यहाँ फिर अगर वही लिखेंगे बट करके, जैसे बी तब छोटे से लिखेंगे या एंड रहेगा, जो भी रहेगा पीछे भी बताए थे वही चीज़, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आपका है 9वां रूल है भाषाओं, विषयों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों, संस्थाओं, जातियों, धर्मानुयायियों को इंडिकेट मान संकेत करने वाले मुख्य शब्दों के पहले अक्षर बड़े से लिखे जाते हैं। मतलब जैसे कोनो भाषा बा, इंग्लिश बा, हिंदी बा, पहले अक्षर बड़े से रहे। विषय तो बात एक ही हुआ, ठीक है, विषय भी संस्कृत है, वो हाँ, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये सब। और राजनीतिक दल में जैसे बीजेपी हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सब ठीक है, कोई भी हो गया। समाचार पत्र में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, कौन रहे बड़े से लिखा जाएगा। संस्था में मतलब कोई भी संस्था है, यानी स्कूल की संस्था है, स्कूल का नाम लिखा रहता है तो पहले अक्षर बड़े से लिखा जाता है। जाति में कोई भी जाति रहेगी बड़े से लिखा जाएगा। धर्म अनुयायियों में जैसे मान लीजिए कोई भी धर्म, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है ना, जो भी धर्म है पहले अक्षर बड़े से लिखा है। उदाहरण देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब विषय हैं और भाषा हैं, लैटिन भी भाषा है। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, देखिए पहला अक्षर इसमें बड़े से लिखा गया। हिस्ट्री भी विषय है, ज्योग्राफी विषय बड़े से लिखा गया। तो इस तरह से इनका पहले अक्षर क्या लिखा जाएगा, बड़े से। लास्ट रूल है किसी प्रोज, पोट्री और एस्से का हेडिंग लिखते समय प्रमुख शब्दों के पहले अक्षर, मतलब कोई भी हेडिंग लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, पाठ का नाम लिख रहे हो तो पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा। जैसे ए गोल्डन बॉडी, ये पाठ का नाम है, एंड एंडी रोनी, ऑफ रेजिमेंट ऑफ हेल्थ, ये सब ठीक है टाइटल हैं। इससे प्रोज पोट्री में आ सकता है, निबंध की भी टाइटल आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब ये तो हो गया। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज भी हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज फटाफट हम बता दे रहे हैं। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, इसको कर डालिए, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर मिला लीजिए। एक एक्सरसाइज ये है, दूसरी एक्सरसाइज भी है, तीसरी एक्सरसाइज है, काफ़ी एक्सरसाइजें हैं। चलिए लेकिन देख ले रहे हैं फटाफट। देखिए इसमें पहले में कहा गया इंसर्ट कामाज वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में जहाँ जरूरी हो आप कामा के क्या करिए, प्रयोग करिए, ठीक। तो लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। इसमें कहाँ कामा लगाना है ये सब बताना आपको, ठीक। तो देखिए बता दे रहे हैं हम फटाफट। पहली बात तो देखिए लखनऊ है, उसके बाद केस इन पोजीशन, लखनऊ की पोजीशन बताया गया द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और यूपी बड़े तो है ही, केवल कामा इसमें लगाना है, तो उत्तर प्रदेश के आगे पीछे आप कामा लगा दीजिए। दूसरा वाक्य अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर के बाद भी फिर पोजीशन बताया राइडिंग ऑन ए फाइन हार्स, फ्रेज है तो इसके आगे पीछे कामा लगेगा। उसके बाद इनफैक्ट देयर वाज नथिंग एल्स टू डू, इनफैक्ट के बाद थोड़ा सा रुक के कह रहे हैं इसलिए यहाँ भी कामा लग जाएगा। वास्तव में देयर वाज नथिंग एल्स टू, वहाँ करने को कुछ नहीं था। यू डिड नॉट हाउ एवर गेन योर ऑब्जेक्ट, तो हाउ एवर अगर आ गया है ना, तो हाउ एवर एक ऐसा शब्द है कि कुछ एडवर्ब होते हैं जो बीच में अगर वो डाल दिए जाते हैं तो उनके हम आगे पीछे कामा लगा देते हैं। यहाँ दोनों जगह कामा लगेगा, हाउ एवर के बाद और पहले। रूल यही है, स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। अब इसमें क्लियरली के बाद देखिए थोड़ा सा रुक के कहोगे, स्पष्ट बोलो, फिर सोचोगे इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड, क्लियर। तो क्लियरली के बाद यहाँ कामा लगेगा, थोड़ा सा रुक के कहा जा रहा। व्हाट आर यू रीडिंग सीता, सीता तुम क्या पढ़ रही हो। इसमें देखिए ये वोकेटिव केस का नाउन है, इसके पहले कामा लगेगा, लास्ट में है, और प्रश्न पूछा जा रहा है व्हाट के बाद आ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक भी लगेगा, दो निशान लगेगा।
इट बीइंग ए फाइंड है तो फाइंड ये पूरा आपको फ्रेज है, तो इसके बाद कामा लग जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है पार्टिसिपल, ठीक है, के द्वारा इसमें इट आ जाता तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, डे के बाद कामा लग गया। इवन अ फूल, ठीक है, व्हेन ही इज होल्ड हिज पीस इज काउंटेड वाइज। अब यहाँ व्हेन ही होल्ड हिज पीस, ये पूरा फ्रेज है, बीच में आ गया तो इसके आगे पीछे कामा लगेगा। सचिन तेंदुलकर इज मोर ओवर एन राउंड क्रिकेटर, ठीक है, तो यहाँ मोर ओवर एक एडवर्ब है तो बीच में आ जाता तो इसके आगे पीछे कामा लग जाता ओवर की तरह। मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट, अब यहाँ मिल्टन क्या है, द फेमस इंग्लिश पोएट, तो मिल्टन की पोजीशन द फेमस इंग्लिश पोएट करके बताई गई, तो इतना पूरा शब्द के आगे पीछे कामा हम लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ मिला लीजिए आप। देखते हैं, करा पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज द कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। निम्नलिखित वाक्यों को आप पंचुएट करो, यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग करो, और कैपिटल लेटर का भी प्रयोग करो जहाँ जरूरत हो। उदाहरण, ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली क्विकली एंड करेक्टली। तो पहली बात तो देखिए, ही वाक्य का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा, तो इसलिए यस बड़े से कर दीजिए, ही रोट हिज एक्सरसाइज, ठीक है, नीटली एंड करेक्टली सब कुछ सही है, क्योंकि इसमें 2 शब्द एंड से जोड़े गए हैं, तो शुरुआत में केवल यस बड़े से करना था और कुछ नहीं करना, इसमें केवल हम फटाफट आंसर बता दे रहे हैं। दूसरे वाक्य में आप पहला अक्षर टी बड़े से कर दीजिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ठीक है। अब उसके बाद सर्वेंट के बाद आप यहाँ कामा लगा के इन्वर्ट कामा में लिखेंगे और डब्लू बड़े से कर देंगे पहला अक्षर। व्हाट डू यू से नाउ, अब ये डायरेक्ट स्पीच, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इन्वर्ट कामा बंद कर देंगे। अगला है ही रोट, ही में एच बड़े से कर देंगे, यहाँ कामा इन्वर्ट कामा, आई कांट, कांट में एन के बाद फुल स्टॉप ही रहेगा, कांट अभी सब बताया था ना, कैन नॉट का कांट होता है, आई कांट कम बिकॉज आई फिर बीच में आया तब भी बड़े से रहेगा, आई एम इल। अब देखिए इसमें करना क्या है, रोट के बाद कामा लगाना था, इन्वर्ट कामा लगाना था, तब उसके बाद आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, इसके बाद ही आपको इन्वर्ट कामा बंद कर देना था, ठीक है। राधा सेड, राधा ने कहा, सेड के बाद कामा लगा, इन्वर्ट कामा कर, अंकल में यू बड़े से करो, अंकल, अंकल के बाद आपको थोड़ा शुरू के कहना पड़ेगा, संबोधित किया जा रहा है ना अंकल को, कामा लगा देंगे, मे आई कम इन, ठीक है, अब लिखा जाएगा मे आई कम इन, फिर इन्वर्ट, अब यहाँ कम इन, मे आई कम इन, तो थोड़ा सा पूछ रहे हैं इसमें प्रश्न, इसलिए प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्ट कामा बंद कर देंगे। इट में आई बड़े से कर देंगे, इट वाज ए लॉन्ग डल, ठीक है, एंड अन ईजी जर्नी, ये सब कुछ सही है। पहला केवल इट बड़े से करना था इसमें। छठवां में आपको करना क्या है, हाउ में एच बड़े से कर देना, हाउ डज ही दिस मशीन वर्क, लेकिन ठीक है, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क द बॉय। तो आपको इसमें थोड़ा एक बात और कह देना है, पहले इन्वर्ट कामा लगा दीजिए, तब हाउ में एच बड़े से करके दीजिए, वर्क के बाद आप प्रश्नवाचक लगाएंगे, इन्वर्ट कामा बंद करेंगे, ठीक है, फिर नीचे कामा करेंगे, आस्क द बॉय, अब यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, ठीक। हाउ डू यू से सो, हाउ में एच बड़े से कर दीजिए, से सो चाइल्ड, तो इसमें भी पहले इन्वर्ट कामा लगेगा, एच बड़े से रहेगा, हाउ डू यू से सो, सो के बाद कामा लगेगा, चाइल्ड रहेगा, चाइल्ड के बाद इन्वर्ट कामा, फिर नीचे कामा, आस्क्ड हिज मदर रहेगा। उसके बाद सिंधबाद में पहली बात तो नाम है, बड़े से लग दिया, यस सिंधबाद सेड टू द बॉय, बॉय के बाद कामा रहेगा, इन्वर्ट कामा, डब्लू बड़े से रहेगा, उसके बाद आई बड़े से रहेगा हमेशा, और उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्ट कामा बंद। हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट दे सेड, पहले इन्वर्ट कामा लगेगा, हु में डब्लू बड़े से रहेगा, सर, ठीक है, हु आर यू सर, तो यू के बाद थोड़ा सा रुक के कहेंगे सर, ठीक है, क्योंकि सर पहले आता तो उसके बाद में कामा लगता है, यहाँ बाद में आया तो उसके पहले लग जाएगा, हु आर यू सर, ठीक है, एंड व्हाट डू यू वांट, अब यहाँ क्या है, वांट के बाद आप प्रश्नवाचक लगाना, इन्वर्ट कामा बंद करना, नीचे कामा लगाना, दे सेड के बाद फुल स्टॉप। अगला है द पुअर मैन, द पुअर मैन टी बड़े से कहते हैं, द पुअर मैन क्राइड, ठीक है, क्राइड कामा इन्वर्ट कामा, बिल नन ऑफ यू हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी के बाद प्रश्नवाचक इन्वर्ट कामा बंद। 11वां है आर यू कमिंग होम विथ मी, आर में ए बड़े से रहेगा, आर यू कमिंग होम विथ मी, तो आर में ए बड़े से रहेगा, उसके बाद जो है मी के बाद प्रश्नवाचक लग जाएगा,
ठीक है, इन्वर्ट कामा यहाँ शुरुआत में भी रहेगा, यहाँ में के बाद इन्वर्ट कामा बंद किया जाएगा, नीचे कामा ही सेट, फुल स्टॉप। आगे है रमन में आर बड़े कर दिया, नाम है रमन इज़ द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर ही स्टडीज हार्ड। ठीक है, तो रमन अपने क्लास का हेड है क्योंकि वो कठिन प्रश्न, तो यहाँ फार के पहले कामा लगता है। ठीक है, ये क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस रोके कहा जाएगा। ही लोस्ट, ही में एच बड़े कर दिया, ही लोस्ट लैंड, लैंड के बाद कामा रहेगा, तब मनी, फिर कामा, रेपुटेशन एंड से लास्ट में मत लगाइए। क्लियर, ये लैंड मनी दोनों के बाद कामा रहेगा। सुभाष में एस बड़े कर दिए, चंद्र में सी बड़े कर दीजिए, और बोस में बी बड़े से कर दिए, सुभाष चंद्र बोस। वाज ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स ए वाइज, वाइज के बाद कामा लगा देंगे क्योंकि 2 एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट, फिर एंड करके लास्ट वाला ब्रेव लीडर, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य सी बड़े से रहेगा, गुप्त में जी बड़े से रहेगा, मौर्य में एम बड़े से रहेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ बीच में फ्रेज आया है तो यहाँ कामा लग के हैविंग कॉन्क्वर्ड हिज एनिमीज, ये फ्रेज है तो ये भी दोनों जगह कामा लगेगी, एनिमीज के बाद हैविंग पहले, उसके बाद रिटर्न टू पाटलिपुत्र। ठीक है, दुश्मनों को विजय प्राप्त करके, ये फ्रेज है बीच में आया है, रिटर्न टू पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वापस। ये थी दूसरी एक्सरसाइज। अब चलिए तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में जैसे आपको करना क्या है, कह रहे हैं कि पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए इसको भी सही करना है। फटाफट पहले आप इसको कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए, व्हेन आई बड़ेस कर दीजिए, व्हेन आई वाज ए बैचलर, फिर आई फिर बड़ेस कर दीजिए, आई लिव्ड। आप देखिए बैचलर के बाद कामा लगा देंगे क्योंकि जब के बाद तब के लिए क्या लगता है, कामा, बताया गया था ना प्रिंसिपल क्लास से पहले, एडवर्ब क्लास में कामा लगता। दूसरा है हैव यू रिटन द आंसर इन योर नोटबुक आज द टीचर, तो अब देखिए पहले इन्वर्ट काम लगा देंगे, हैव में एच बड़ेस कर देंगे, अब नोटबुक के बाद प्रश्नवाचक लगा, इन्वर्ट काम बंद कर देंगे, नीचे काम, फिर आज द टीचर। हिज स्टोरी वाज सेवरल वेज इम्पॉसिबल, तो इसमें पहली बात तो पहला अक्षर बड़े से रहेगा, हिज रहेगा, यस बड़े से हिज स्टोरी वाल सेवरल वेज, सब कुछ वही रहेगा, आगे कुछ करना नहीं हो। यस केवल बड़े से, परहैप्स क्राइड ही देयर में बी सच पीपुल एज यू डिस्क्राइब। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए परहैप्स में पहली बात तो पी बड़े से रहेगा। अब यहाँ देखिए क्राइड ही, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसलिए आप पहले इन्वर्ट कामा लगा दीजिए, पी बड़े से लिखिए, फिर परहैप्स के बाद फिर इन्वर्ट काम बंद करिए, फिर नीचे कामा करके क्राइड ही लिखेंगे, क्राइड ही के बाद फिर कामा करेंगे क्योंकि आगे बात बड़ी है तो देर से, लेकिन ध्यान देना देर में टी बड़े से नहीं रहेगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका परहैप्स से ही शुरू है, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब है ना, तो इसलिए जो है देर में टी बड़े से नहीं रहेगा, उसी का पार्ट है। देर में बी सच पीपुल एज यू डिस्क्राइब। अब यहाँ आपको करना क्या है, पूरा लिख देना है, डिस्क्राइब के बाद इन्वर्ट काम बंद कर देना, फुल स्टॉप है ही। आई सेड टू माई टीचर, ठीक है, उसके बाद हम टीचर के बाद आप कामा लगा दीजिए, इन्वर्ट काम लगा दीजिए, डब्ल्यू बड़े कर दीजिए, पोएम के बाद प्रश्नवाचक इन्वर्ट काम, प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्ट काम बंद कर दीजिए। आगे हिज अंकल में एच बड़े कर दीजिए, हिज अंकल में सेड टू मी के बाद कामा लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा, ठीक है। और उसके बाद जो है में एम बड़े कर दीजिए, आई बड़े हमेशा रहता है, कर दीजिए मे आई। और उसके बाद मे आई नो योर नेम, ठीक है, तो सब कुछ वही है, नेम के बाद लेकिन प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्ट काम बंद करें क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है रमेश सेड टू मी के बाद आप कामा लगा दीजिए, इन्वर्ट कामा लगा दीजिए, फिर उसके बाद फिर में, ठीक है, रमेश सेड टू मी डिड द टीचर बीट यू, डिड में डी बड़ेस कर देंगे कि इन्वर्ट कामा का पहला अक्षर बड़े से रहेगा, उसके बाद यू के बाद जो है प्रश्नवाचक इन्वर्ट कामा बंद। उसके बाद सातवां वाक्य है क्या, ठीक है, सातवां है रमेश सेड टू मी, ये तो हो गया, सॉरी आठवां। गंगा में देखिए पहली बात तो जी बड़ेस कर दिएगा, नदी का नाम है, वैसे दा भी लगता है इसके पहले, दा गंगा कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा, लेकिन नदिया नहीं है दा, तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जी बड़े से लिखना आपको ज़रूरी है। तो गंगा इज ए होली रिवर, रिवर के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, वाक्य खत्म हो गया। इट में आई फिर बड़े से कर दी क्योंकि नया वाक्य है। इट इज़ वर्शिप्ड लाइक ए मदर, मदर के बाद आपको फुल स्टॉप कर देना क्योंकि आगे नया वाक्य है। फिर नया वाक्य में कन्नौज में के बड़े से कर दीजिए, कान, फिर कामा लगा दीजिए यहाँ, फिर कानपुर ये भी बड़े से कर दीजिए, वाराणसी में भी बड़े से कर दीजिए, ठीक है।
कानपुर, कन्नौज, कानपुर एंड वाराणसी। ठीक है, अब यहाँ कानपुर के बाद भी आप कामा लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा रुक के कहोगे, ये आगे आपका कंपाउंड सेंटेंस का है। तो कानपुर के बाद कामा भी लगा दीजिए। एंड वाराणसी में भी वर्ड्स कर दिए आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक, बैंक के बाद आपको फुल स्टॉप कर देना है ही फुल स्टॉप। नवा है आई में भी स्लो, सेड आया तो रिपोर्टिंग स्पीच बीच में पहले इन्वर्ट काम लगाइए, आई बड़स कर दीजिए। आई में भी स्लो, स्लो के बाद इन्वर्ट काम बंद कर दीजिए, फिर नीचे काम करके सेट द टार्टवाइज। ठीक है, टार्टवाइज के बाद फिर आप कामा करके लिखेंगे यहाँ बट में भी छोटे से ही रहेगा क्योंकि बताए थे ना बीच में रिपोर्टिंग वर्ब आया है, तो इधर के बाद फिर इधर लिखा जाएगा, आगे बात को पूरा किया जाएगा। तो कंजक्शन है से जोड़ा जाएगा या जैसे भी, तो उसमें पहला अक्षर बड़े से नहीं लिखा जाएगा, बट में भी छोटे से रहेगा। और उसके बाद जो है आपको करना क्या है, हाँ, बट आई कैन विन द रेस, ये चीज़ आपको कर देना है। ठीक, अब रेस के बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्टर काम बंद कर देना। 10वां है हाउ कुड ए पुअर माउस हेल्प ए बिग लायन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि हाउ में आप पहले तो मतलब इन्वर्ट काम लगा दीजिए, एच बड़े कर दीजिए। उसके बाद जो है हाउ कुड द ए पुअर मैन माउस हेल्प ए बिग लायन, लाइन के बाद प्रश्नवाचक इन्वर्ट काम बंद, फिर नीचे काम सेट द लाइन क्लिक फुल स्टॉप। ठीक है, तो आगे ग्राम वाक्य सी लेफ्ट हर फादर्स के बाद काम कर दिए होम एंड मेट ए। ठीक है, फादर्स होम, अरे सॉरी यहाँ काम नहीं लगाना, फादर के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देना, फादर तब एपोस्ट्रोफी, फादर्स होम, अपने पिता का घर छोड़ दी। एंड मेट ए प्रिंस, और एक राजकुमार से मिली। ठीक है, हु केम फ्राम इलाहाबाद में, इलाहाबाद में ए हमेशा किससे रहेगा, बड़े से रहेगा। ठीक है, अगला अब यहाँ पहले भी काम लगा देंगे, थोड़ा रुक के कहेंगे। अब देखिए, और जवाहर सेड आई एम हैप्पी हियर ए फादर। अब यहाँ जवाहर मुझे बड़स कर दीजिए, सेड के बाद काम एंड काम आई बड़स कर दिया, आई एम हैप्पी हियर, ये के बाद काम लगेगा फादर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, प्रश्नवाचक लगा दीजिए व्हाट हैव यू बॉट फॉर मी, प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्ट काम बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हियर फादर के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, या तो आप हियर तक भी आप लगा सकते हो, तब इन्वर्ट काम लगा के तब फादर में यह बड़े करके काम लगाएंगे, कंडीशन दोनों सही है। फिलहाल आप यहाँ काम करके फादर के बाद भी फुल स्टॉप लगा सकते हो। अगला वाक्य तब प्रश्नवाचक है। अगला है हिज फ्रेंड सेड टू मी, तो हिज फ्रेंड में एच बड़े से रहेगा, सेड टू मी के बाद काम एंड काम यस फिर बड़े से शुड वी गो टू गोवा ने पिकनिक, श्याम में यस बड़े से रहेगा, प्रश्नवाचक निशान इन्वर्ट काम बंद। ठीक है, द टीचर सेड टू द प्यूपिल्स, तो टीचर में द में टी बड़े से रहेगा, पीपल्स बाद कामा इन्वर्ट कामा, ओपन में ओ बड़े से कर दिए, ओपन योर बुक एट पेज। ठीक है, अब उसके बाद जो है फुल स्टॉप कर देंगे, फिर अगला वाक्य रहेगा आई विल यू, हाँ, विल यू डू सो क्विकली, क्या तुम जल्दी करोगे। यहाँ पेज के बाद आई है, अच्छा आई को आप ऐसे भी कर दीजिए फर्स्ट। ठीक है, पेज फर्स्ट, ओपन योर बुक एट पेज फर्स्ट कर दीजिए, फुल स्टॉप कर दीजिए, तब यहाँ नया वाक्य बना के डब्ल्यू बड़े से विल यू डू, सॉरी ऐसा नहीं करना, फिर देख लीजिए। द टीचर में टी बड़े के सेट टू पीपल्स बाद काम है, ओ में अपने ओपन में फर्स्ट ना करके आप ऐसे कहते हैं, आई को सब्जेक्ट मान लीजिए, उस हिसाब से बनेगा। ओपन योर बुक एट पेज, अपने किताब को पेज पर खोल लीजिए, फुल स्टॉप कर दीजिए यहाँ, फिर आई बड़स कर दिए। ठीक है, आई विल यू डू सो क्विकली, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, इसमें शब्द ही फ्रेश, आई विल के बाद यू कहाँ आएगा, या विल यू, ठीक है, विल यू डू सो क्विकली, क्या तुम जल्दी करोगे, हाँ इस हिसाब से सेट हो जा रहा है। आप इस तब फर्स्ट बनाएंगे तो इसके बाद फुल स्टॉप करेंगे, तो विल यू डू सो क्विकली, हाँ ठीक है, यहाँ भी ऐसे भी सेट हो जाएगा। डब्लू पहले इन्वर्ट काम लगाए, डब्लू बड़े कर दिए, विल यू डू सो क्विकली, प्रश्नवाचक निशान इन्वर्ट काम बंद। ठीक, इस हिसाब से भी आप बना सकते हो आराम से। तो विल यू वाला वाक्य बना दीजिए, यहाँ इसको तब फर्स्ट बना देंगे, आई नहीं करें, फर्स्ट मन पढ़ेंगे।
आगे देखते हैं, शी सेड टू हर मदर, मदर के बाद यहाँ आपको करना क्या, शी सेड टू हर मदर, मदर के बाद काम लगाएंगे, फिर डब्ल्यू बड़ेस करेंगे, विल यू, ठीक है, काम लगा के डब्ल्यू बड़ेस करेंगे, विल यू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी के बाद काम लगा देंगे प्लीज़, उसके बाद प्रश्नवाचक के निशान काम बंद। द पुअर में टी बड़ेस कर देंगे, पुअर बेगर सेड टू रिच मैन कामा डब्ल्यू कामा, फिर प्लीज में पी बड़ेस कामा करके गिव मी 5 रुपीज़ इतना लिख देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, फिर आई बड़ेस कर देंगे, आई वांट टू ईट समथिंग, फिर फुल स्टॉप करेंगे, फिर आई बड़ेस कर देंगे, आई एम वेरी हंग्री, ठीक है, फुल स्टॉप करके इन्वर्ट काम बंद कर देंगे अब, ठीक है। रिच मैन के बाद यहाँ पर इन्वर्ट काम लगा लास्ट में कर देंगे, सभी वाक्य लिखने। ऑल पीपल फ्राम नॉर्थ, ऑल में ए बड़ेस कर देंगे, ऑल पीपल फ्राम नॉर्थ टू साउथ कामा करके ईस्ट आर वेस्ट फिर कामा, हाई आर लो फिर कामा, सेल, ठीक है, सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल, सब सही है, ठीक है ना। तो यहाँ फ्रेज है ये, साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट आर वेस्ट, हाई आर लो, ये पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आप सेलिब्रेट से जोड़ देंगे। अगला आई बड़ेस कर देंगे, आई वुड रादर ही क्लेम्ड, हाँ, देन ज्वाइन द ऑपरेशंस ऑफ माई कंट्री, आई वुड रादर ही, ठीक है, पहले इन्वर्ट काम लगा देंगे, आई वुड रादर, फिर रादर के बाद इन्वर्ट काम है, ही एक्सप्लेन्ड, यहाँ इन्वर्ट काम करेंगे, नीचे काम है, ही एक्सप्लेन्ड, फिर काम है, इन्वर्ट काम लगाएंगे, दैन में टी छोटे से रहेंगे क्योंकि किसी का पार्ट है, रादर के साथ दैन आता ही है, लेकिन बीच में ही एक्सप्लेन्ड लिख दिए हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, इसलिए आप इन्वर्ट काम लगा के टी छोटे से रहने दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप के बाद इन्वर्ट काम लगा देंगे। रूपा में आर बड़ेस कहते हैं, रूपा सेट टू टीचर काम डबल काम, मैं एम बड़ेस कहते हैं, मैं आई बड़ेस कहते हैं, आई केम इन मैडम, मैं आई कम इन, इनके बाद काम लगा देंगे, मैडम वैसे रहेंगे, प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्ट काम बंद। राम सेट टू मोहन, राम और मोहन में एम बड़ेस रहेगा, काम डबल काम डब्ल्यू बड़ेस कहते हैं, वेयर आर यू गोइंग, मोहन सेड, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग कामा करके मोहन, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग केवल इतना कहते हैं, कामा डब्ल्यू बड़ेस के वेयर आर यू गोइंग, प्रश्नवाचक के निशान इन्वर्ट काम बंद। फिर नया वाक्य बनाएंगे, मोहन में एम बड़ेस के, मोहन सेड कामा, फिर आर में ए बड़ेस के, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली के बाद आपको करना क्या है, प्रश्नवाचक का निशान लगा के इन्वर्ट काम बंद कर देना। इस तरह से अब आज की वीडियो में इतना ही, आपको 3 एक्सरसाइज भी हम बता दिए हैं पूरा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। इसी तरह के वाक्य आपको एग्जाम में आएंगे, एग्जाम से पहले हम आंसर पेपर भी हल करा देते हैं, करा देंगे उसके आंसर पेपर, उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको स्पेलिंग के रूल बताएंगे, कहाँ स्पेलिंग गलती होती है, स्पेलिंग भरने के लिए भी जो आता है उसको हम कैसे सीखेंगे, और सही करेक्ट स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, 1 नंबर वहाँ से भी आपका ताकि पक्का हो जाए। तो उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पे आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।